Hello guys, welcome my channel SK Economics classes. Today topic is Phillips curve. Phillips curves में जो इग्नो स्टूडेंट है उसके लिए जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं। एस्टिब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बीच में आपको रिलेशनशिप है वो स्थापित करना है। और वाई इज़ इट दैट दिस रिलेशनशिप में नॉट होल्ड इन लॉन्ग रन। और ये जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग रन में है वो होल्ड क्यों नहीं हो सकती। ये इस तरह से इग्नो एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा गया है फिलिप्स कर्व से। अब हम इस वीडियो में फिलिप्स कर्व की एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे कि फिलिप्स कर्व है किसने दिया। फर्स्ट है हमारा जो फिलिप्स कर्व है वो रिलेशनशिप है वो शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को फिलिप्स कर्व है वो स्थापित करता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है उसका थ्रस्ट है। मेन थ्रस्ट यही है कि जो रिलेशनशिप है फिलिप्स कर्व की वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन कि जो फिलिप्स कर्व है उसका इंट्रोडक्शन। फिलिप्स कर्व है वो डेवलप किया A.W. फिलिप्स ने 1958 में फिलिप्स कर्व है वो डेवलप किया। फिलिप्स कर्व एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ मनी वेजेस। जो फिलिप्स वक्र है वो बेरोजगारी की दर, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और मुद्रा मजदूरी की परिवर्तन जो चेंजेस है की दर के संबंध के बीच जांच करता है, एग्जामिन करता है संबंध को। थर्ड हमारा इट एक्सप्रेसिस एन इनवर्स रिलेशनशिप, और ये रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ मनी वेजेस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है वो शो करता है, एक्सप्रेस करता है यानी व्यक्त करता है। लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद हायर वेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यदि हमारा लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये हायर वेज रेट या इन्फ्लेशन से वो संबंधित है, जुड़ी हुई है। फिलिप्स कर्व डाटा बेस्ड ऑन यूके 1861-1957। यूके के 1861 और 1957 पर आधारित फिलिप्स वक्र का ये जो डाटा है। नेक्स्ट है जो फिलिप्स है वो ड्राइव करते हैं इम्पेरिकल रिलेशनशिप। इम्पेरिकल मीन अनुभवजन्य रिलेशनशिप है वो ड्राइव करते हैं, प्राप्त किया उन्होंने अनुभवजन्य संबंध को। दैट व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। अब यहाँ पर मैं आपको जो फिलिप्स कर्व है वो बना के उसमें जो है वो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो फिलिप्स कर्व है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है ये हमारा। और ये यहाँ पर हम प्राइस है वो लेते हैं और यहाँ पर वेजेस हैं और यहाँ पर हमारी है वो अनएम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पर लेते हैं। अब जो ये आपको ये मेन थर्स्ट है इस थ्योरी का समझना है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आपको फिलिप्स कर्व है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलिप्स ड्राइव द इम्पेरिकल रिलेशनशिप व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाई, यानी यहाँ पर 2% अनएम्प्लॉयमेंट है और यहाँ पर 3 है। जब अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हाई मीन जब लोगों में नहीं, हमारी जो कंट्री है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोज़गार होते हैं, तब क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है, यानी इस पॉइंट पर जो हमारा 3% है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस रेट इज़ लो, यानी यहाँ पर ये हमारी मनी वेजेस है। यदि हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो रेट ऑफ इंक्रीज मनी वेजेस इज़ लो, यानी इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है ये है कि यदि अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, अब देख लीजिए ये अब की स्थिति है वो फिलिप्स कर्व की हमारी अर्थव्यवस्था में आ चुकी है। अब क्या है कि ना तो गवर्नमेंट है वो नौकरियां दे रही है और ना ही प्राइवेट जॉब्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं। तो क्या है कि जो यहाँ पर अगर आप स्कूल में या कहीं पर भी ऑफिस में या बैंक में आप जाते हैं जॉब के लिए, तो आप वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो वर्कर एक पोस्ट पर बहुत सारे हैं इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से एक को सिलेक्ट करते हैं और उसमें भी जैसे 2-3 को सिलेक्ट कर लिया तो उसमें भी वो बार्गेनिंग करते हैं कि यदि आप 10,000, कोई बोलेगा 8,000 में मैं कर लूँगा, कोई बोलेगा 7,000 में मैं कर लूँगा, कोई 10 पे। इसलिए जो लो रेट जिसका होगा वही है इस टाइम पे जॉब कर रहा है।
यानी अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो हमारी जो वेज रेट है वो लो है, मनी वेजेस हमारी लो होती हैं। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि श्रमिक की मांग कम होने से, अब अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है तो श्रमिक है उनकी मांग कम है, तो श्रमिकों की मांग कम होने से जो बेरोज़गारी अधिक होने पर श्रमिक प्रचलित दरों से कम पर अपनी सेवाएं देने के लिए अनिच्छुक होते हैं। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो जैसे अब 3 है, किसी पोस्ट पे 3 बंदे सेलेक्ट किए, एक 7,000 में, एक 8,000 में, एक 10,000 में। अब जो 10,000 वाला है तो वो तो कहेगा कि मुझे 10,000 ही चाहिए, चाहे आप मुझे रखो या ना रखो, लेकिन जिसे ज़रूरत है वो 7,000 पर भी लग जाएगा। इसलिए जो मज़दूर हैं वो कम जो मजदूरी दरों पर काम करने के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए अनिच्छुक होते हैं, ताकि मजदूरी की जो दर नीचे एकदम से ना गिरे, जो हमारी वेजेस हैं एकदम से नीचे ना गिरे, वो धीरे धीरे गिरें। ये जो फिनोमिना है ये यहाँ पर काम करता है कि जो श्रमिक है वो मांग कम होने पर और बेरोजगारी अधिक होने पर जो प्रचलित दरों पर काम करने के लिए अनिच्छुक होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मजदूरी की दरों को एकदम से गिराना नहीं चाहते। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लो, यानी जब अनएम्प्लॉयमेंट लो है, यानी 3 से 2% है, यानी यहाँ पर हमारी एम्प्लॉयमेंट पहले अनएम्प्लॉयमेंट 3 था, अब 2% है, अब ये लो है। यदि अनएम्प्लॉयमेंट लो है, द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेजेस रेट इज़ हाई, तो क्या होएगा, जब हमारी W1 हो जाएगी, जब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो हमारी मनी वेजेस हैं वो इंक्रीज होती हैं। तो इसलिए जो फिलिप्स कर्व है ये हमारे प्राइसेस हैं यहाँ पर -1, -2 और 0। जब ये हमारी मनी वेजेस हैं और यहाँ से प्राइस हमारा 1, 2, 3, 4 बढ़ना स्टार्ट होता है, कि जैसे ही हमारी जो मनी वेजेस है वो इंक्रीज होते हैं तो हमारे जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होते हैं और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होता है। ये रिलेशनशिप्स है वो फिलिप्स कर्व शो करता है। आगे जो हम पढ़ेंगे डायग्राम में उसको मैं आपको अच्छे से शो हो जाएगा डायग्राम से। नेक्स्ट हमारा दिस इज़ बिकॉज, इस when the demand for labor is high and there are very few unemployment, we should expect employers to bid wage rate up quite rapidly। इसका कारण यह है कि जब श्रम की मांग अधिक होती है, यानी जब श्रम की मांग ज़्यादा होगी तो और बहुत कम बेरोजगारी होती है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो नियोक्ता मीन जो प्रोड्यूसर हैं, मालिक हैं, फर्म के मालिक हैं, वो मजदूरी दरों में तेज़ी से बोली लगाएंगे। यानी वो क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर से उसको हायर करेंगे और जो रेट्स हैं वेज रेट हैं वो बिड एम्प्लॉयर्स टू बिड वेज रेट अप क्वाइट रैपिडली, जो वेज रेट्स है उसको तेज़ी से बढ़ाएंगे। यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, यानी बेरोज़गारी कम है, तो वेज रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। सेकंड है द सेकंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। और जो सेकंड फैक्टर है जो हमारी जो मनी वेज और अनएम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करता है, इसके इनवर्स रिलेशनशिप को, वो है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कैसी है, कि मतलब इस समय पर जो बिजनेस एक्टिविटी वो कैसी है। यदि बिजनेस एक्टिविटी है वो राइज हो रही है तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की डिमांड होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की डिमांड होगी तो जो फर्म है वो लेबर को हायर करेगी और वेज रेटेड है वो इंक्रीज करेगी। अब जो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, यदि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो फॉल हो रही है तो क्या होगा, when demand for labor is decreasing and in unemployment is rising, employers will be reluctant to grant wage increase। तो वो अनिच्छुक होंगे, जो नियोक्ता है, वेतनधारी हैं, जो वेतन देने वाले हैं, अगर बिजनेस एक्टिविटी फॉल हो रही है तो वो लेबर्स को निकाल देंगे, यानी जो पहले लेबर्स वर्क कर रही है उसे भी बाहर निकाल देंगे और जो कम जो बोली है वो लगाएंगे वेज रेट की। ये इसमें 2 कंडीशन है
सेकंड कंडीशन है वो हमें ये बताती है। नेक्स्ट है हमारा फिलिप्स कर्व। अब हम फिलिप्स कर्व है इसकी एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। जो फिलिप्स कर्व है विच रिलेट्स परसेंटेज चेंज इन मनी वेजेस ऑन दी वर्टिकल एक्सिस, यानी जो मनी वेजेज हैं वो वर्टिकल एक्सिस पर हैं, और विद द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। इसमें जहाँ पर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 3% है वहाँ पर जो वेजेज हमारे 2% हैं, और हमारी इन्फ्लेशन है वहाँ पर 0 है, यानी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 0 है, मुद्रास्फीति की दर है वहाँ पर 0 हो जाएगी। अब जैसे ही हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% है, वहाँ पर जो वेज रेट हैं वो 0 होंगे, 0 हो जाएंगे वहाँ पर वेज रेट। अब हमारी वेज रेट इंक्रीज होती है, जैसे ही हमारी वेज रेट 2% से 4% पर इंक्रीज होती है, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज होगी, यानी जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज होगी। सिमिलरली प्राइस के साथ में भी ऐसा ही होगा, जो प्राइस है वो भी ऐसे वेरी करेगा। यदि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होगी, ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और जो हमारी वेज रेट इंक्रीज होगी, तो हमारे जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होंगे। और जो ये हमारा कर्व है इसमें जो रिलेशनशिप है, ये जो हमारा पीसी कर्व है, फिलिप्स कर्व है, इसमें जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, और द कर्व इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और ये कर्व है कन्वेक्स है ओरिजिन के, विच शो दैट परसेंटेज चेंज इन द मनी वेजेस, जो शो करता है कि मनी वेजेस में परसेंटेज चेंज होने से वेजेस राइज होंगी विद डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होगा, और जो हमारी वेजेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। ये हमारी फिलिप्स कर्व की एक्सप्लेनेशन थी। ये हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है। नेक्स्ट है हमारा दिस मीन दैट व्हेन द वेज रेट इज़ हाई, इसका मतलब है जब हमारी वेज रेट हाई है 2 से 4% है, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो एंड वाइस वर्सा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लो हो जाएगी। व्हेन द मनी वेज रेट इज़ 2%, जब मनी वेज रेट 2% है, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 3%, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3% है, एंड इन्फ्लेशन रेट इज़ 0। बट व्हेन द वेज रेट इज़ हाई एट 4%, जब हमारी वेज रेट 4% पर होती है, द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लो एट 2%, दस देयर इज ए ट्रेड ऑफ, यहाँ पर ट्रेड ऑफ होगा बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हमारा ट्रेड ऑफ है, वहाँ पर होगा बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस, जहाँ पर रेट है मनी वेजेस चेंज में, एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारा ट्रेड ऑफ है वो शो करता है। इसलिए ये क्वेश्चन है एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है वो ट्रेड ऑफ शो करता है या नहीं करता, तो ये ट्रेड ऑफ को शो करता है। नेक्स्ट हमारा द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व वाज एन ऑब्जर्व स्टैटिकली रिलेशन विच was explained theoretically by Lipse as resulting from the behavior of labor market in disequilibrium through excess demand। जो मूल फिलिप्स वक्र है एक संख्या की संबंध था जिसे लिप्सी द्वारा सैद्धांतिक रूप से समझाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक मांग के माध्यम से श्रम बाजार के व्यवहार में असंतुलन होता है। अब जो ट्रेड ऑफ है बिटवीन द इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एक्सप्लेन नेक्स्ट डायग्राम, वेयर द इन्फ्लेशन रेट P इज टेकिंग अलोंग विद द रेट ऑफ चेंजेस इन मनी वेजेज। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच इस व्यापार बंद को चित्र 10 में समझाया गया, जहाँ मुद्रास्फीति P को पैसे की मजदूरी दर और परिवर्तन के साथ लिया गया है। सपोज लेबर प्रोडक्टिविटी राइज बाय 2%, जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो 2% राइज होती है प्रत्येक ईयर में, और मनी वेजेस आल्सो इंक्रीज 2%, द प्राइस लेवल वुड रिमेन कांस्टेंट, इसलिए जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट रहा। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, जो फ्रीडमैन है उनके अनुसार देयर इज़ नो नीड टू अज्यूम ए स्टेबल डाउनवर्ड स्लोपिंग फिलिप्स कर्व टू एक्सप्लेन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो व्यू है ये फ्रीडमैन का है। ये कहते हैं कि जो
फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्यापार बंद की व्याख्या करने के लिए स्थिर नीचे की ओर झुके फिलिप्स वक्र को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ये जो फ्रीडमैन है ये लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व की व्याख्या करते हैं, शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व को मानने से इनकार कर देते हैं। इन फैक्ट दिस रिलेशनशिप इज शॉर्ट रन फिनोमिना। ये जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और वेजेस में जो इन्वर्स रिलेशन है, ये फ्रीडमैन बोलते हैं कि ये एक शॉर्ट रन फिनोमिना है। बट देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स विच काजेज द फिलिप्स कर्व टू शिफ्ट ओवर टाइम। कुछ जो काजेज हैं, वेरिएबल हैं, जो टाइम के साथ वो वेरी करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है अपेक्षित इन्फ्लेशन रेट, कि जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जो फ्यूचर है, भविष्य में वो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होगा। सो लॉन्ग रन, अब हमने ये पढ़ा था कि अब हमने क्वेश्चन देखा था कि जो लॉन्ग रन है उसमें फिलिप्स कर्व है वो, उसमें रिलेशनशिप क्यों नहीं होता अनएम्प्लॉयमेंट और जो हमारी इन्फ्लेशन है उसके बीच में ज़्यादा लंबे समय तक जो रिलेशनशिप है वो टिक क्यों नहीं पाता है। सो लॉन्ग एज देयर इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एक्सपेक्टेड रेट एंड द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, जो फ्यूचर में कि इतनी जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होगी, लेकिन एक्चुअल में जो इन्फ्लेशन होती है द डाउनवर्ड स्लोपिंग फिलिप्स कर्व विल बी फाउंड, उसे है वो फाउंड करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। बट व्हेन द डिस्क्रिपेंसी इज रिमूव्ड ओवर द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बिकम वर्टिकल। यदि ये डिस्क्रिपेंसी है, ये विसंगति है, लंबे समय में है वो रिमूव हो जाए तो लॉन्ग रन में जो फिलिप्स कर्व है वो हमारा वर्टिकल हो जाएगा। कि जो ये ऐसे वाला फिलिप्स कर्व है कि लॉन्ग रन में ये जो फिलिप्स कर्व है, ये विसंगति है, ये दूर हो जाएगी और ये हमारा फिलिप्स कर्व है वर्टिकल हो जाएगा। इसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फ्यूचर में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग रन में, फ्यूचर का रिलेशन है लॉन्ग रन से, लॉन्ग रन में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होगी, लेकिन ये जो मिथ है, ये जो लोगों का भ्रम है, ये टूट जाता है और जो लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल हो जाता है। यानी लॉन्ग रन में हमारी जो वेजेज हैं वो, इन्फ्लेशन है वो, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट वो स्थिर हो जाता है। In order to explain this, Friedman introduces the concept of natural rate of unemployment. इसे समझने के लिए, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए फ्रीडमैन ने बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की अवधारणा का परिचय दिया। यानी जो लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व को समझने के लिए जो फ्रीडमैन है, इन्होंने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट दिया। एट दिस रेट देयर इज नाइदर ए टेंडेंसी फॉर द इन्फ्लेशन रेट टू इंक्रीज और डिक्रीज। इस दर पर न तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ने और घटने की प्रवृत्ति होगी। दस द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट विच द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इक्वल द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी लॉन्ग रन में हमारी नेचुरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। इट इज़ दस एन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टुवार्ड्स विच द इकोनॉमी मूव लॉन्ग रन। इस प्रकार यह बेरोजगारी की एक संतुलित दर है जिसकी एक और अर्थव्यवस्था लंबे समय में चलती है। लॉन्ग रन में फिलिप्स का वर्टिकल हो जाता है और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लंबे समय में फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर एक लंबवत रेखा हो जाती है। अब यहाँ पर हम लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व है, इसे हम जो नायरू है, ये नायरू पॉइंट भी बोलते हैं इसे हम। जो फिलिप्स कर्व है टू शिफ्ट ओवर टाइम इज ड्यू टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के कारण लॉन्ग रन में जो फिलिप्स कर्व है वो टाइम के साथ शिफ्ट हो जाता है। सपोज द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग, जो इकोनॉमी है वो एक्सपीरियंस करी है एक माइल्ड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी जो इन्फ्लेशन है वो मीडियम है 2% पे, एंड ए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ 3%, और जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3% है। एट पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है ऑन द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ये हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है, इस पर जो पॉइंट ए है
पीपल एक्सपेक्ट दिस रेट ऑफ इन्फ्लेशन टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फ्यूचर में लॉन्ग रन में जो हमारी इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। इसलिए नाउ अज्यूम दैट, अब हम अज्यूम करते हैं जो गवर्नमेंट है वो अडेप्ट करती है एक्सपेंसिव पॉलिसी है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है वो एक्सपेंसिव है कर सपोज। अब हम अज्यूम करते हैं जो गवर्नमेंट है वो अडेप्ट करती है मॉनेटरी और फिस्कल प्रोग्राम टू रेज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड यानी अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज है वो गवर्नमेंट करेगी। यदि गवर्नमेंट इसे अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है तो इससे क्या होगा, जो मनी वेजेज हैं अब 2 से है वो 4% हो जाएंगे। अब मनी वेजेज 2 से 4% हो जाएंगे जब हम ए से बी पॉइंट पर जाएंगे, यानी हमारी जो क्योंकि जो मनी वेजेज हैं हमारी मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगी। और अगर मनी सप्लाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होगी, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो लेबर को हायर करेगा तो जो वेजेज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब हमारे जो लेबर हायर होगी तो हमारी जो लेबर की जो वेज रेट है वो इंक्रीज होगी, और ये जो सिचुएशन है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होगा, फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा। तो फिर वो क्या करते हैं, इसलिए इस एक्सपेक्टेशन को देख के वो जो हमारा ये फिलिप्स कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन हो रहे हैं, तो हमारा जो फिलिप्स कर्व है वो बी से सी पॉइंट पर है वो शिफ्ट कर जाएगा। अब जहाँ पर ये शिफ्ट होगा वहाँ पर क्या होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3% होगा और हमारी इन्फ्लेशन है वो 4% होगी। अब जो एग्रीगेट डिमांड हुई थी उससे हमारी इनकम बढ़ी थी, इनकम इंक्रीज होने से लेबर की डिमांड इंक्रीज हुई थी, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से हमने लेबर की डिमांड की, जो फर्म है उसने लेबर की डिमांड की, और फिर लोगों ने और एक्सपेक्टेशन की कि फ्यूचर में और जो इन्फ्लेशन है आने वाला है, और इससे क्या हो गया कि जो फिलिप्स कर्व है वो दोबारा से सी पॉइंट पर शिफ्ट कर गया। इसलिए हमारे जो ए और सी जो पॉइंट हैं ये दोनों पॉइंट हमारे स्टेबल हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट और जो हमारी इन्फ्लेशन है वो एक पॉइंट पर स्टेबल हो गई। ये लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है वो स्टेबल होते हैं। ये हमने इस कर्व से समझा। नेक्स्ट है हमारा as soon as they adjust their expectation to the new situation of 6%। अब वो क्या करेंगे, अब वो और एक्सपेक्टेशन करेंगे कि जो लोग हैं वो और एक्सपेक्टेशन करेंगे कि इन्फ्लेशन है वो और आने वाला। अब 6% इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर है, जब 6% इन्फ्लेशन तो शॉर्ट होने फिलिप्स कर्व शिफ्ट अप अगेन SP3 पर है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा ई पॉइंट है। इफ़ पॉइंट A, C, E आर कनेक्टेड, यदि हम तीनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, द ट्रेस आउट ए वर्टिकल लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये यहाँ पर जो इन तीनों पॉइंट को हम मर्ज कर देते हैं, इनको मिला देते हैं, तो ये जो 3% है ये हमारी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी इतना तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है। ड्यूरिंग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब हमारी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान इन्फ्लेशन विल नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। जो इन्फ्लेशन है ना तो इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इक्वल टू एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर जो हमारी 3% है, यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और हमारी एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है एक दूसरे के इक्वल होगी। फ्रीडमैन एंड फिलिप्स वी ऑन फिलिप्स कर्व नोन एज
एक्सपेक्टेशनिस्ट एंड एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। जो फ्रीडमैन और फिलिप्स के व्यू को हम एक्सेलरेटर या एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन अनुकूलित अपेक्षित परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। द वर्टिकल लॉन्ग रन फिलिप्स का रिलेटेड टू द स्टेडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी जो इन्फ्लेशन की रेट है वर्टिकल जो हमारा फिलिप्स कर्व है उस पर वो स्थिर हो जाती है। इन एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑलवेज लैग बिहाइंड द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस है, अनुकूली प्रत्याशा मुद्रास्फीति की अपेक्षित दर हमेशा मुद्रास्फीति की जो अपेक्षित दर है कि हमने जो मुद्रास्फीति की अपेक्षित दर हमेशा कि हम इतनी एक्सपेक्ट कर रहे थे और मुद्रास्फीति की वास्तविक दर से पीछे रहेगी। कि लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भविष्य में इतनी इन्फ्लेशन होगी, मान लीजिए कोई 6% कह रहा, कोई 8% कह रहा, लेकिन अगर वो सिर्फ 6% पर ही रुक जाती है तो ये वास्तविक है कि जो अपने अकॉर्डिंग होती है। ये हमारा आज का फिलिप्स कर्व था। ये इग्नू एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अदर और भी एग्जामिनेशन है उनके लिए भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।